और अंतिम सांसें गिनी जा रही हों। मैंने सोचा शायद नींद में सपना देख रहा हूँ। आंखें बंद की, पर जैसे ही पलकें मूंदी कमरे के सबसे दूर कोने से चूड़ियों की हल्की हल्की खनक शुरू हो गई। खटखट खटखट। पर ये खनक सामान्य नहीं थी, ये उल्टी दिशा में बज रही थी, जैसे कोई औरत पीछे की ओर चल रही हो, समय को उल्टा घुमा रही हो। हर कदम के साथ खनक तेज होती जा रही थी। मेरे कान उस आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे पैर अब हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। नीचे से ठंडी उंगलियां मेरी टांगों को पकड़े हुए थी। उंगलियां इतनी पतली और ठंडी की लगा जैसे किसी बच्चे की हड्डियां हों जो मिट्टी में दबी रहकर सड़ गई हों। मैंने जोर से उठने की कोशिश की, पर शरीर में भारीपन था। कमरे का पुराना लाल बल्ब जो छत से लटका हुआ था अचानक झिलमिलाने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर तेज, इतनी तेज रोशनी कि मेरी आंखों में जलन होने लगी। उसी चकाचौंध में मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक लंबी काली परछाई उभर रही थी। परछाई इतनी लंबी कि छत तक पहुंच गई थी और उसका सिर छत पर घूम रहा था, जैसे कोई विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा हो और मुझे नाप रहा हो। मैंने मोबाइल उठाया, टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर मेरी उंगली रखते ही मेरी अपनी फोटो दिखाई दी। पर वो फोटो नहीं थी, उसमें मेरी आंखों की जगह दो गहरे काले छेद थे। मुंह से एक लंबी काली जीभ बाहर लटक रही थी जो मेरी नहीं लग रही थी। वो जीभ किसी और की थी, किसी ऐसी औरत की जिसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था, पर जिसकी मौत का जिम्मेदार मैं था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर गला सूख गया था, जैसे किसी ने मेरे गले में रेत भर दी हो। तभी कमरे का लकड़ी का पुराना दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। काजों की चरमराहट इतनी तेज थी कि लगा जैसे हड्डियां टूट रही हों। बाहर गलियारा पूरी तरह अंधेरा था, पर उस अंधेरे के ठीक बीच में एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उस पल्लू के नीचे से दर्जनों छोटी छोटी बच्चियों की उंगलियां बाहर झांक रही थी। उंगलियां काली, सड़ी हुई, नाखून अभी भी लंबे थे और उनमें खून जमा हुआ था। औरत ने धीरे धीरे सिर ऊपर उठाया, उसके चेहरे पर बाल लटक। अजय। आवाज एक नहीं थी, सैकड़ों आवाजें थी, बच्चियों की, औरतों की, बूढ़ों की, सभी एक साथ, सभी एक ही सवाल पूछ रही थी। तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? क्यों छोड़कर भाग गया? क्यों नहीं रुका? मैं पीछे हटा। मेरी पीठ दीवार से टकराई, पर दीवार अब ठंडी नहीं थी, वो जल रही थी। अंदर से आग की लपटें महसूस हो रही थी, जैसे कोई इंसान अंदर जिंदा जल रहा हो और उसकी चीखें दीवार की ईंटों से रिस रही हों। मेरे कानों में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब वो फुसफुसाहट मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे सिर के पीछे बैठकर कान में बोल रहा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, पर दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह एक विशाल दर्पण था। दर्पण में मैं नहीं दिख रहा था, बल्कि वही सफेद साड़ी वाली औरत दिख रही थी। उसके हाथ में मेरी पुरानी कॉलेज आईडी थी। उस आईडी पर मेरा नाम साफ लिखा था, पर फोटो की जगह उसी काले गड्ढे वाला चेहरा था। आंखें नहीं, सिर्फ छेद, और छेदों से खून की बूंदें टपक रही थी। मैं समझ गया कि ये हवेली कोई साधारण इमारत नहीं है, ये मेरे अपराधों से बनी हुई है। 10 साल पहले उस बारिश वाली रात, जब मैं अपनी कार तेज चला रहा था और सामने से एक छोटी बच्ची सड़क पार कर रही थी, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस गाड़ी तेज की और भाग गया। बच्ची की चीख मेरे कानों में गूंजी थी, पर मैंने उसे अनसुना कर दिया। अगले दिन अखबार में खबर आई थी कि बच्ची की मौत हो गई। उसकी मां ने दुख में खुद को आग लगा ली। दोनों की लाशें इसी हवेली में लाई गई थी, क्योंकि यही उनका आखिरी घर था, और अब वो दोनों मुझे ढूंढ रही थी, मुझे सजा देने आई थी। तभी छत से कुछ टपकने लगा, पहले धीरे धीरे फिर तेज। मैंने हाथ बढ़ाया तो वो गाढ़ा, गरम खून था।
खून के साथ छोटी छोटी हड्डियां गिर रही थी। बच्चे की हड्डियां, उंगलियां, कलाई की हड्डी, घुटने की छोटी हड्डियां, सब मेरे हाथ पर गिरकर फिसल रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की पर मेरा मुंह खुलते ही धुआं निकला, काला गाढ़ा धुआं। वही धुआं जो उस औरत ने अपनी आखिरी सांस में छोड़ा था जब उसने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। धुआं मेरे फेफड़ों में घुस रहा था, दम घुट रहा था। कमरा अब छोटा हो रहा था, दीवारें मेरी तरफ सरक रही थी, छत नीचे आ रही थी। बिस्तर अब बिस्तर नहीं रहा था, वो एक खुली कब्र बन चुका था। कब्र से सैकड़ों हाथ निकल आए थे रहा था। तभी एक तेज चीख गूंजी, मेरी अपनी चीख, और सब कुछ शांत हो गया। जब आँख खुली तो मैं उसी कमरे में था, पर अब मैं बिस्तर पर नहीं, मैं दीवार का हिस्सा बन चुका था। मेरी तस्वीर दीवार पर उभर आई थी, आंखें खुली हुई, मुंह से काला छेद, और उस छेद से नई नई उंगलियां बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बाहर गलियारे में फिर से चूड़ियों की खनक शुरू हो गई। इस बार वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, हर कदम के साथ और तेज। मैं जानता था कि अब मैं भी उन आवाजों में शामिल हो जाऊंगा, फुसफुसाहट में, नाम पुकारने में, इंतजार करने में, और जब कोई नया मेहमान यहाँ आएगा, मेरी आवाज भी उनमें मिल जाएगी। क्यों क्यों क्यों? हमेशा के लिए, कभी रुकने वाली नहीं, कभी खत्म न होने वाली सजा। हवेली की दीवारें अब और सिकुड़ रही थी, छत मेरे सिर पर दबाव डाल रही थी। खून अब फर्श पर नहीं, हवा में तैर रहा था, छोटे छोटे कण बनकर मेरे चेहरे पर चिपक रहे थे, मेरी आंखों में घुस रहे थे, मेरे मुंह में घुस रहे थे। मैं अब सांस नहीं ले रहा था, बल्कि खून सांस ले रहा था। मेरे शरीर में अब खून नहीं, सिर्फ यादें थी। उस बच्ची की चीख, उस औरत की जलती हुई तस्वीर, और मेरी अपनी बेबसी। कमरा अब इतना छोटा हो चुका था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। दीवारें मेरी त्वचा को चीर रही थी, हड्डियां टूट रही थी, पर दर्द नहीं था, सिर्फ ठंडक थी, अनंत ठंडक। जैसे मौत भी अब दूर हो गई हो और मैं हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन गया हूँ। एक और परछाई, एक और फुसफुसाहट, एक और इंतजार, और बाहर से फिर वही चूड़ियां, खट खट खट, खट खट खट। अब मेरे नाम के साथ, हमेशा, हमेशा, हमेशा।